हेलो दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम विजन आईएएस 2022 का जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पॉलिटी का टेस्ट सीरीज हम लोगों ने देखा। इसमें 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज 9 नंबर का क्वेश्चन है, यहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मतलब ये है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो मूल अधिकारों पर क्या फर्क पड़ता है, अर्थात उस पर क्या प्रभाव पड़ जाता है। तो इसके लिए आपको 2 आर्टिकल देखना होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम लोगों ने पूर्व का वीडियो था, उसमें हम लोगों ने 3 प्रकार के आपात को देखा था। ठीक है, एक राष्ट्रीय आपात था जो 352 में था। ठीक है, और एक राष्ट्रपति शासन था जो 356 में था, प्लस एक और हम लोगों ने देखा वित्तीय आपात जो 360 में था। याद रखिए, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। इन चीजों को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हम 2 आर्टिकल को और पढ़ेंगे वहीं से। किनको? तो 358 प्लस 359 को। 2 आर्टिकल और पढ़ेंगे, 358 और 359 को। ठीक है, तो 358 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 जो है, मूल अधिकारों में जो अनुच्छेद 19 है, उसमें जो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं वो तभी निलंबित होंगे जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध के आधार पर हुई होगी। किसके आधार पर? युद्ध के आधार पर हुई होगी। ठीक है, और या फिर बाह्य आक्रमण, बाहरी कोई आक्रमण हो गया हो, इस आधार पर यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई हो तभी क्या होगा? अनुच्छेद 19 के जो 6 अधिकार हैं वो निलंबित होंगे। ठीक है, और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, समझ लीजिएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो ये अधिकार निलंबित नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये 358 की बात थी। उसके पश्चात अनुच्छेद 359 में कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, अर्थात उस जो लोग सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकते थे, अब वो सीधा उच्चतम न्यायालय नहीं जा पाएंगे। ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, किंतु इसके लिए उसको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, संसद से अनुमति लेकर के ही वो निलंबित कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, अब देखिए, ये जो अनुच्छेद 358 और 59 थे, 358 प्लस 59, इन दोनों को लागू करने से पहले, लागू करने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? संसद की अनुमति चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मतलब स्वतः ही वो निलंबित नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आपात लागू होता है और मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ये स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। जो स्वतः पद दिया गया है ये स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो आप लोग जानते हैं, सही बात है। याद रखिए 358 है और ये 359 है। तो इसमें जहाँ पर बी होगा वही सही हो जाएगा, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, अब कौन नहीं था इसको जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन थे इसमें, तभी तो हम जान पाएंगे कौन नहीं थे। तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन नहीं थे, उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, प्रारूप समिति जो थी, अर्थात संविधान किस प्रकार का तैयार किया जाएगा उसका प्रारूप बनाने वाले, जो प्रारूप बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसमें 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे, ठीक है, 7 सदस्य। कौन कौन थे? तो एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरे एन गोपाल स्वामी आयंगर थे। तीसरे बी आर अम्बेडकर जी थे। के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र तथा डी पी खेतान थे। ये 7 लोग हो गए, ठीक है। पहले आलादी कृष्ण अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, वी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वी एल मित्र और डी पी खेतान। ये 7 लोग इस प्रारूप समिति में शामिल थे। तो अब यहीं पर आप लोग देख लीजिए कि कौन इसमें से कौन नहीं थे। तो इसमें जो बी एन राव है ना, वो बी एन राव इसमें नहीं थे। कौन नहीं थे? बी एन राव, बी एन राव जी इसमें नहीं थे। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक संप्रभुता संपन्न निकाय थी जो अपनी खुशी से कोई भी संविधान तैयार कर सकती थी। यह लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। यह भारत की प्रथम संसद बन गई। तो इसमें कुछ विशेष बताने वाली चीज नहीं है। इसको तो यह एक संप्रभुता संपन्न निकाय थी जो अपनी खुशी से कोई भी संविधान तैयार कर सकती थी। सही बात है। अर्थात यहाँ के लोग स्वतंत्र थे कि जो भी संविधान बनाना चाहे वो बना सकते थे। सही बात है। दूसरा, यह लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। सही बात है। तीसरा, यह भारत की प्रथम संसद बन गई। ये भी सही बात है। इसलिए ऑप्शन क्या है? डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिए हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अगर किसी को लगे कि बहुत ज़्यादा बता रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि उद्देश्य आपका परीक्षा देना ही है और सुन लेंगे तो आपको ही लाभ रहेगा।
इसका अच्छे भली भांति प्रकार से रिवीजन करवाया जा रहा है। और मेरा उद्देश्य उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ नहीं भी पढ़े हैं, जिनको सही से नहीं पढ़ाया गया है, उनको भी आ जाए, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। और फिर भी उतना विस्तार पूर्वक नहीं बता पाता, थोड़ा सा कम ही बताने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। फिर भी ये आ गया है तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मूल अधिकार जो है ना, उसमें पहले हम लोगों को 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे। कितने प्रकार के मूल अधिकार? इन सभी पॉइंटों को आप नोट करते रहिए। 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे, जिसमें से एक माइनस हो गया, एक को खत्म कर दिया गया। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको आर्टिकल 300 में 300 के का में रख दिया गया है, इसलिए अब वो मूलाधिकार नहीं रहा है। ठीक है, वो मूल अधिकार नहीं है। तो याद रखिए, वर्तमान में हम लोगों के कितने मूल अधिकार हैं? 6। हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन प्राप्त हैं? तो पहला जो है समता का अधिकार। समता का अधिकार, ये आप लोग पढ़ते होंगे 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। दूसरा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा? स्वतंत्रता। इन सभी पॉइंटों को आप नोट करते रहिए। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक। कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से 22 तक है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन? शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 23 से 24 है। कहाँ से? 23 से 24। समझ में आया? तो 3 अधिकार हो गए, हम लोग 3 अधिकारों को जाने। समता का अधिकार 14 से 18 तक, दूसरा समानता स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 तक। चौथा कौन सा है? एक सेकेंड। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 25 से 28 तक। कहाँ से है? 25 से 28 तक, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। और 25 से 28 तक, सॉरी 25 से 28 तक। ठीक है, और पांचवा है, तो पांचवा कहाँ से कहाँ तक है? पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन? शिक्षा प्लस संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और छठवां जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का, ठीक है, उपचारों का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 तक है। ठीक है, 32 याद रखिए। हम लोगों को 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में। प्रश्न आ सकता है कि हमें वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो जिसमें से आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? 6 वाला लगाएंगे। ठीक है, वर्तमान में हम लोगों को 6 प्रकार के ही मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28, उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसको हम लोग अच्छे भली भांति प्रकार से पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है? तो देखिए, आर्टिकल जो 25 है
कितना 25 25। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, याद रखिए व्यक्ति को, नागरिक को नहीं कह रहा है, किसको कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। एक है अंतःकरण की स्वतंत्रता, याद रखिए अंतःकरण, इसको नोट करते रहिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। धर्म को किसी भी धर्म को मानने की, धर्म को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आचरण करने की, मानने के साथ साथ आचरण करने की भी स्वतंत्रता है, ठीक है। आचरण करने की भी स्वतंत्रता है। और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, किसकी, प्रचार प्रसार। याद रखिए आर्टिकल 25 में क्या बात बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को, ये बात याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रत्येक नागरिक को, ऐसा करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको प्रत्येक नागरिक वाले को गलत कर देना है, अर्थात तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को बताया गया है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की और प्रचार प्रसार की करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, ये शब्द तो बता दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि सभी व्यक्तियों को ईश्वर, जो ईश्वर होता है ना, उसके साथ अपने अपने ढंग से वो संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक है। अर्थात उसको आंतरिक स्वतंत्रता है कि वो किस प्रकार से किस ईश्वर को मानता है, किस रूप में, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके पश्चात आता है किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है। अबाध रूप से किसी भी धर्म को मान सकता है। तो अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार प्राप्त है, इसका अभिप्राय क्या है, तो इसका मतलब यह है कि अपने धार्मिक विश्वास और आस्था जो होती है ना, वो किसी भी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रख सकता है, ठीक है, जिसके प्रति वो रखना चाहे, इसकी उसको स्वतंत्रता है। और तीसरा बात क्या है, तो धर्माचरण करने की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, ठीक है। और प्रचार प्रसार भी कर सकता है। चलिए ये तो होगा आर्टिकल 25। इसमें अगर किसी को न समझ में आया होगा तो बताइएगा, अलग से समझा देंगे, ठीक है। आगे है आर्टिकल, अच्छा चलिए हम कुछ बात आपको और बताना चाहेंगे। इसमें इसमें ये भी कहा गया है कि जो हिंदू धार्मिक स्थल है ना, वो सभी व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे, अर्थात सभी व्यक्ति उसमें आ जा सकते हैं। सभी व्यक्ति का अभिप्राय ये है कि इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आ जा सकते हैं। कौन कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इत्यादि लोग आ जा सकते हैं। तथा सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। किसको, जो सिख होते हैं, सिख को कृपाण रखने, जो तलवार लेकर के चलते हैं ना, तो यहीं पर उसकी स्वतंत्रता दी गई है। उसके पश्चात ये भी बताया गया है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना, उस पर सीमा भी लगाई जा सकती है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमा भी लगाई जा सकती है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या धर्म पर सीमा लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है, तो आप समझ लेंगे यहीं से, ठीक है। चलिए और याद रखिए कि इसी के तहत जो ब्राह्मण होते हैं उनको चोटी
रखने का अधिकार है। जैसे एक उदाहरण आपको बता दिया गया, सिख को कृपाण रखने का अधिकार, उसी प्रकार ब्राह्मणों को चोटी रखने का अधिकार इत्यादि, ये सब इसी के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामले के प्रबंधन का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक जो धार्मिक समुदाय होगा वो अपने धर्म के लिए कुछ नियम इत्यादि बना सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 27। ये कहता है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति में व्यय किया जाए। समझ में आया, ये बता दिया गया है इसमें। उसके बाद आता है आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 आता है। कौन आता है? अनुच्छेद 28। ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा एवं राज्य का संबंध किसके बारे में बताता है? धार्मिक शिक्षा जो होती है प्लस राज्य का संबंध। राज्य मतलब देश, राष्ट्र का संबंध। धार्मिक शिक्षा और राष्ट्र का संबंध, इसमें क्या क्या बताया गया है तो देख लीजिए। ये कहता है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी क्षमा चाहता हूं। हाँ, तो ये बताया कि धार्मिक शिक्षा एवं राज्य का संबंध। देखिए, धार्मिक शिक्षा जो होती है ना, वो हर विद्यालयों में नहीं दी जा सकती है। किन किन विद्यालयों में नहीं दी जा सकती है? तो देखिए, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो। कौन? जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो। इस बात को नोट कर लीजिए। राज्य द्वारा वित्त पोषित हो एक। दूसरा, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अर्थात सरकार के द्वारा जो बनाए गए विद्यालय हैं उनमें धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त। कौन? राज्य द्वारा सहायता प्राप्त। ठीक है, दूसरी जो दूसरा है राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो विद्यालय होंगे, अर्थात राज्य ने वहां पर पूरा खर्चा नहीं उठाया है, अपितु कुछ खर्चा उठा लिया है। ठीक है, ऐसे राज्य ने जिस विद्यालय की सहायता की हो धन इत्यादि दे करके, उसमें उसमें दी जा सकती है। ठीक है, उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं भैया आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, आपको गीता पढ़ना ही पड़ेगा, आपको कुरान पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा वहां पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तथा तीसरा भी होता है। तीसरा क्या कहता है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जो विद्यालय होंगे उसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, दी जा सकती है, बाध्य इसमें भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दो विद्यालय हैं, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और चौथा भी आता है, चौथा कि जो निजी होंगे, निजी मतलब प्राइवेट, और यह जो अन्य शिक्षण संस्थान होंगे। ठीक है, अन्य शिक्षण संस्थान, इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। भाई जो प्राइवेट स्थापित, जो प्राइवेट बनाया गया होगा उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, और बाध्य भी किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिए। तो हमने आपको 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों को बताया। पहला बताया कि राज्य द्वारा वित्त पोषित, राज्य द्वारा वित्त पोषित जो होंगे उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त। ठीक है,
राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो विद्यालय होंगे उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीसरा हमने आपको बताया कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य जिसको मान्यता देता हो उसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। चौथा हमने आपको बताया कि निजी संस्थान या फिर अन्य शिक्षण संस्थान, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और साथ साथ बाध्य भी किया जा सकता है कि हाँ भैया आपको गीता, यहाँ पर आए हैं हमारे इस विद्यालय में तो आपको गीता पढ़ना ही पड़ेगा, कुरान पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बाध्य भी किया जा सकता है। चलिए, हम लोग थोड़ा लंबा हो गया तो कोई बात नहीं है, इसमें बहुत सी बातें बताई भी गई हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, तो आप बात जानते ही होंगे कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये धार्मिक विश्वासों को आच्छादित करते हैं किंतु धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को आच्छादित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात कर रहा है, अर्थात ये गलत बात कह रहा है। हमने आपको बताया था अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है किसी को भी कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि केवल धार्मिक विश्वासों को आच्छादित करते हैं किंतु धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को आच्छादित नहीं करते, तो ये गलत बात है, ठीक है। ये उनको भी आच्छादित करते हैं और आगे, इसलिए क्या है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा, राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। ये भी बात गलत है। हमने आपको बताया कि 4 प्रकार के विद्यालय होते हैं, जिसमें एक तो होता है जो राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित होता है, ठीक है। दूसरा राज्य कुछ सहायता कर देता है। तीसरा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तो ये 3 प्रकार के विद्यालय होते हैं। इनमें धार्मिक शिक्षा दो में, मतलब पहले वाली जो होती है उसमें धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती है। दूसरा जो होता है जिसमें राज्य सहायता कर देता है या मान्यता दे देता है उसमें दी जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। तो हम लोगों का कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन डी सही है। चलिए, इसमें थोड़ा सा लंबा हो गया तो आप लोग, लेकिन याद रखिए कि ये बहुत अच्छा हो गया है और इसको तैयार कर लेंगे तो फिर हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से एक संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम किसी संघ देश को ले लेते हैं, भारत है, भारत जो है वो क्या है, संघात्मक है। भारत क्या है, भारत संघात्मक है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो न्यायपालिका कैसी है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र है कि नहीं है आप लोग स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक है। दूसरा, यहाँ का जो संविधान है वो कठोर है। कैसा संविधान है, कठोर है। और आप जानते होंगे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता भी है। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि संविधान की क्या है, सर्वोच्चता है। 3 चीजें हैं कि नहीं है। और भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि राज्य का भी नागरिक होना और राज्य का भी, मतलब प्रांतों का भी नागरिक होना और देश का भी नागरिक होना, ऐसा नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, अर्थात हम लोग सिर्फ इंडियन हैं,
भारतीय नागरिक है। ऐसा नहीं है कि हम यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, बिहार के हैं तो बिहार के नागरिक हैं, एमपी के हैं तो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है, अपितु हम चाहे जहाँ से हो, चाहे जिस राज्य से हो, हम सिर्फ क्या कहलाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोहरी नागरिकता हर एक संघ की अनिवार्य रूप से एक विशेषता हो। ठीक है। तो भारत में ये चीज प्राप्त नहीं होती है, इसलिए जो दोहरी नागरिकता है ना, उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है। ये जो दोहरी नागरिकता है, ये जरूरी नहीं कि सब जगह हो, इसलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, दोहरी नागरिकता, यही ऑप्शन सही है। और वैसे हम लोग जान लेते हैं कि जो संघीय राज्य व्यवस्था होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो याद रखिए, इसमें तीन तो इसमें लिखी हुई है। कौन, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, एक तो तीन तो ये विशेषताएं हो गई। दूसरा, एक लिखित संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिखित। हमारे यहाँ संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। ठीक है। लिखित संविधान होना चाहिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग, लिखित संविधान होना चाहिए। और द्विसदनीय विधानमंडल होना चाहिए, तथा राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनके मध्य शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। अर्थात राज्य की शक्ति अलग हो और केंद्र की शक्ति अलग हो। तो ये अनिवार्य विशेषताएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि निम्नलिखित एवं पर विचार कीजिए, प्रक्रिया और विवरण। यहाँ पर कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं और कुछ विवरण दिए गए हैं। ठीक है। तो जो प्रक्रिया क्या क्या है, तो एक पहल होती है, दूसरा प्रत्याशी को वापस बुलाना, तीसरा लोकमत। ये तीन प्रकार की प्रक्रियाएं हो गई। तो पहल का अभिप्राय क्या है, तो पहल मतलब मतदाताओं के प्रत्यक्ष मतों द्वारा प्रस्तावित कानूनों का निर्णय करना। अर्थात राज्य ऐसी पहल कर सकता है कि प्रस्तावित जो कानून हैं उनमें जो मतदाता लोग हैं उनसे क्या कर ले, मतलब कोई भी विधेयक हो, विधायिका द्वारा जनता के द्वारा मतदान करा कर, विधायिका में प्रस्तावित जो विधेयक हैं उनको जनता के द्वारा मतदान करा करके लागू कराया जा सकता है। ठीक है। ऐसा सरकार क्या कर सकती है, पहल कर सकती है, इसलिए ऑप्शन ये क्या है, सही है। ऑप्शन क्या है, एक सही है। और दूसरा, प्रत्याशी को वापस बुलाना। इसका अभिप्राय क्या है, तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर प्रत्यक्ष मत के माध्यम से मतदाताओं की राय लेना। महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर प्रत्यक्ष मत के माध्यम से मतदाताओं की राय लेना। ऑप्शन ये गलत है। ठीक है। तीसरा, लोकमत, किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा लेना। ठीक है। देखिए, ये जो लोकमत वाला है ना, वो ऊपर दे दिया है, और प्रत्याशी को वापस बुलाना जो है नीचे दे दिया है। ठीक है। तो याद रखिए, ये दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर केवल एक वाला सही होगा, ए ऑप्शन। ऑप्शन ये सही है, 14 का ये सही है। आगे चलते हैं। 15 कह रहा, भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मूल कर्तव्य है वो एक
मूल कर्तव्य जो है वो एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, या इसको लिख लीजिए, ये पूछा जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। इसका गठन 1976 में होता है और इसी की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? तो इसकी सिफारिशें थी कि संविधान में मूल कर्तव्य होना चाहिए, एक बात। दूसरा, 8 मूल कर्तव्यों को इन्होंने बताया। कितने मूल कर्तव्यों को? 8 मूल कर्तव्यों को इन्होंने बताया। दूसरा, इन्होंने इसमें कहा था कि आय कर देना भी, जो आय कर होता है ना, इनकम टैक्स, वो भी आयकर देना भी क्या होगा? फंडामेंटल ड्यूटी होगा। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि यदि फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन ना हो तो उस पर दंड देने का भी प्रावधान होना चाहिए। इन्होंने इन बातों को कहा था, किंतु इनकी सभी बातों को लागू नहीं किया गया। जैसे इसमें आय कर देना, जो फंडामेंटल ड्यूटी था, उसको लागू नहीं किया गया और दंड देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है। और 42 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 42, 42 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। और इसी संविधान संशोधन के तहत मूल भाग जो 4 है, उस भाग 4 का बनाया गया, ठीक है। और अनुच्छेद जो 51 है, उस 51 का भी का बनाया गया, ठीक है। तो भाग 4 के का में 51 का को रखा गया और उसी का के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। कितने मूल कर्तव्यों को? 11 मतलब 11 मूल कर्तव्यों को, ठीक है। कौन कौन है वो? तो हम लोग संक्षेप में जल्दी से जान लेते हैं। एक है कि स्वतंत्रता के लिए संविधान, मतलब भारतीय संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करना। अर्थात जब आपको बुलाया जाए देश की सेवा के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तथा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव इत्यादि की रक्षा करना, जीवों पर दया करना, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा से दूरी, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से आगे बढ़ने का प्रयास, 6 से 14 वर्ष के। और लास्ट में ये भी जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो लड़के होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको माता पिता का ये मूल कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा दी जाए, मतलब उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। ये भी बाद में जोड़ा गया। चलिए, तो यही मूल कर्तव्य था। देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करना, ठीक है। तो ये सही बात है। दूसरा, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा और संवर्धन, सही बात है। तीसरा, एक समान न्याय और लोगों के
कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी सही बात है। और तीसरा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना, ठीक है, यह भी सही बात है। ठीक है, तो अर्थात इसके चारों बात क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन एक समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये जो समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना वाला है ना, ये क्या है, अनुच्छेद 39 ये और अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिए, अनुच्छेद 38 और 39 एक के अंतर्गत आता है, इसलिए ये तीसरा वाला गलत है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। तीसरा वाला क्या है, गलत है, याद रखिए, अनुच्छेद 39 और 38 का है। तो यहाँ पर एक, 1, 2 और 4 सही है। कौन कौन सही है, 1, 2 और 4, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15, क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के निम्नलिखित किन दो निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, यही ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 BC पर इनको वरीयता दी गई है। ठीक है, चलिए, अर्थात